अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। लाहौर सियालकोट मामले पर पंजाब हुकूमत को शदीद दबाव का सामना है। एक तरफ CCPO लाहौर के मुतनाज़ बयानात के बाद उनकी बरतरफी से मुतालिक मुतालबात जोर पकड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस वाक़े से मुतालिक पुलिस अफसरान के मुतनाज़ बयानात ने भी पूरे वाक़े पर कई सवालात उठा दिए हैं। सिर्फ यही नहीं, लाहौर मोटरवे पर सिक्योरिटी तैनात करने के अहकामात के बावजूद वहाँ सिक्योरिटी क्यों मौजूद नहीं थी, इस हवाले से गवर्नेंस पर संगीन सवालात उठ रहे हैं। इस वक्त पंजाब हुकूमत इस अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात कर रही है। 2 रोज़ हो गए, पुलिस अब तक ज्यादती में मुलविस मुल्जिमान तक नहीं पहुंच सकी, जबकि वज़ीर आला की तरफ से बनाई गई 5 रुकनी कमेटी ने आज जाए वक़ुआ का दौरा किया। खुद IG पंजाब भी क्राइम सीन पर गए। हुकूमत के मुताबिक आला सतह पर तहकीकात जारी है। पुलिस का कहना है कि उन्हें अहम शवाहिद मिले हैं, जबकि इज्तिमाई ज़्यादती के अफसोसनाक वाक़े के बाद अब जाकर ईस्टर्न बाईपास मोटरवे की सिक्योरिटी पंजाब पुलिस ने संभाल ली है। IG पंजाब की जानिब से पुलिस टीमों को मोटरवे पर गश्त के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। हालांकि इससे पहले भी इस मोटरवे और आसपास के इलाकों में डकैती के वाक़यात रिपोर्ट होते रहे हैं। दूसरी जानिब आज सामने आने वाली मेडिकल रिपोर्ट में भी खातून के साथ ज्यादती की तस्दीक हुई है। अहम बात यह है कि खुद IG मोटरवे के मुताबिक खातून ने 2:01 पर कॉल की और उन्हें FWO से कनेक्ट करवाया गया। फिर उन्हें एक नंबर दिया गया जिस पर खातून ने राब्ता किया, यानी 2:01 तक खातून ने मुतल्लिका हुकाम से राब्ता कर लिया था। मगर खुद डॉल्फिन फोर्स, जिसका दावा है कि वो सबसे पहले क्राइम सीन पर पहुंचे, उनके मुताबिक उन्हें 2:49 पर कॉल आई और वो 2:53 पर जाए वक़ुआ पर पहुंच गए, यानी 5 मिनट के अंदर। यानी 5 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच गई, तो पुलिस कितना करीब थी। पुलिस को यह कॉल जिस एनी शाहिद की तरफ से की गई, वो खुद हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपने क्या देखा, क्या देखकर पुलिस को कॉल की, आवाम के सामने हक़ाइक़ रखिएगा। जी खानज़ादा साहब, मेरे मामू की फ़्लाइट थी, वापस अमेरिका जा रहे थे, तो मैं उनको लाहौर एयरपोर्ट पे छोड़ा, वापस आया तो जो ही मैंने वो रिंग रोड से मैं उस पर आता हूँ सियालकोट मोटरवे के ऊपर, तो मैंने पहला टोल प्लाजा क्रॉस किया तो 1 किलोमीटर के फासले पे आगे ये वाइट कलर की होना से गाड़ी खड़ी थी। मैंने सोचा शायद ये गाड़ी खराब है, तो कोई नकलो हरकत नजर आ रही थी। मैंने नजदीक पहुंच के वो अपने हाई बीम ऑन कर दिए। जो ही मैंने हाई बीम ऑन किए तो गाड़ी की साइड से खतून दौड़ती हुई रोड के अंदर आई। पीछे से वो एक दरिंदा सिर्फ जो शख्स था बगैरत, वो भी पीछे आया। उन्होंने आके खतून को बाजू से पकड़ा, पीछे खींच रहा था और 7-10 दराजी कर रहा था। वो खतून जो उन्होंने हाथ से मुझे रुकने का इशारा किया, तो मैं उस वक्त जनाब रुका नहीं, क्योंकि मुझे इल्म नहीं था कि ये लोग मोहल्ला हैं, ये क्या है, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था। मैंने उनको क्रॉस किया, साथ ही फोन उठाया और 2:47 पे मैंने 15 पे कॉल की। विद इन 5 मिनट आगे से 15 वालों ने रिस्पॉन्ड किया और फोर्स वहां पे पहुंच गई। उन्होंने मुझे फोन किया, लोकेशन पूछी, मैंने उनको लोकेशन बताई और उन्होंने इनको जनाब ढूंढना शुरू कर दी। तो मुझे फिर वो कंटिन्यूस मुझे पुलिस की कॉल्स आती रही कि ये आपने जनाब सर किधर देखा, क्या देखा। तो मैंने उनको बताया यार कि ये जो ही आप टोल प्लाजा करा 1 किलोमीटर आगे व्हाइट कलर की होंडा स्विफ्ट गाड़ी खड़ी है, वहाँ पे खतून थी जिनको वो इंस्पेक्शन के साथ दस्तराजी कर रहा था और उनको खींच रहा था, तो आप काइंडली उनकी हेल्प करें। तो वो जनाब क्या कहते हैं, फिर उन्होंने ये फोर्स जो है विद इन 5 मिनट, अगले 2:47 पे मैंने कॉल की, 2:52 पे मुझे बैक कॉल आ गई जब वो फोर्स वहाँ पे पहुंची है। मतलब ये बड़ा अहम मामला है। मैं नाज़रीन को बताता चलूँ कि खालिद वो एनी शाहिद हैं जिन्होंने पुलिस को कॉल की थी और उनकी दरख्वास्त पर हम उनकी तस्वीर आपको नहीं दिखा रहे हैं। यानी जब आपने कॉल की उसके बाद पुलिस पहुंची और पुलिस ने आपको वापस कॉल की वहाँ पर पहुँच कर, यानी पुलिस इतनी करीब थी कि 5 मिनट के अंदर वहाँ पर पहुँच गई थी। सर जी, जब मुझे कॉल आई है, मैंने वो टाइम आपको बता रहा हूँ कि जो मैंने अपने स्क्रीनशॉट लिए कि मैंने 2:47 पे कॉल की और 2:52 पे मुझे वापस कॉल आती है पुलिस फोर्स के किसी जवान की कि जनाब हम मौका पे पहुंच गए हैं, तो आप हमें लोकेशन बताएं। तो मैंने उनको बताया कि ये क्या कहते हैं ना टोल प्लाजा क्रॉस करें, तो आगे ये गाड़ी खड़ी है, उस गाड़ी में जो खतून है उनके साथ जुल्म हो रहा है, तो आप उनकी हेल्प करें। तो ये टोटल टाइम था जो 2:52 पे मुझे पहली कॉल आई है। इसके बाद मैं जारी बात है खुद कंफ्यूज था। मैं वहाँ से स्पीड से गाड़ी अपनी चलाता आया, तो मेरा छोटा भाई है, उसने मुझे यूके से कॉल की। उसने मुझे कहा क्या बात है, परेशान है। मैंने कहा यार ये मैंने मामला देखा। उसने कहा कि आप आवाज मख्त नहीं हो, अपने आप को कंट्रोल करें, नॉर्मल रह के ड्राइव करें और अपना एक्सीडेंट ना कहीं कर लें। तो वो बिल्कुल सुनसान जगह है
जो ये जो सियालकोट लाहौर मोटरवे है, जो ही वहां से आते हैं निकलते हैं, तो आगे रात को तो बहुत ही ज्यादा सुनसान है, दिन के टाइम भी सुनसान है, पर रात को ज्यादा है कि क्या कहते हैं कि पता नहीं चलता कि ये जनाब क्या कहते हैं, अल्लाह ना करे अगर कोई आपका उधर कोई गाड़ी खराब हो जाती है, फ्यूल क्या कहते हैं खत्म हो जाता है, या टायर पंक्चर हो जाता है, या बरस्ट कर जाता है, तो वहाँ आपके पास कोई और सोर्स नहीं है मास वाइज के कोई आपका जानने वाला, कोई आपके रिलेटिव्स में जो आपके पास पहुंचे। मैंने जब रात को वहां से आया हूँ, जब मैंने हाई बीम ऑन किया तो मैंने बच्चे नहीं देखे इनके, तो मैंने सिर्फ वो खतून जो सामने आई मैंने उन्हीं को देखा, और वो जो शख्स जो उनको जनाब पहुंच रहा था, और एक वो था जो गाड़ी के पीछे चला गया। साहब, और ज़ाहिर आपने एक जिम्मेदारी का काम किया कि आपने 15 को उस वक्त कॉल किया, क्योंकि उससे पहले जो खातून ने कॉल की थी उसके रिस्पांस में नहीं आई थी फोर्स। आप गुजर रहे थे, आपके जहन में क्या ख्याल आया, आपने रुकने का नहीं सोचा? मेरे जहन में एक लम्हे के लिए आया कि शायद ये आपस में का कोई फैमिली मैटर होगा, तो जिस तरह से वो एक्ट कर रहा था ना, तो मैंने सोचा यार कि अगर फैमिली मैटर हो तो जिस तरह से एक्ट कर रहा है ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर मैंने जो सर उस वक्त मैंने मुनासिब समझा वो यही था कि एक जिम्मेदार शहरी जो पाकिस्तान के होने के नाते मैंने 15 पे पहले तौर पर कॉल किया और उनको इन्फॉर्म किया। और आपने बताया कि आपको पुलिस की भी वापस मुसलसल कॉल आ रही थी। जब आपने कॉल कर दी तो पुलिस ने बताया कि कितने बजे वो खातून उनको मिल गई थी, ये आपको बताया जब पुलिस कॉल कर रही थी बार बार? नहीं, मुझे खतून रिकवर के लिए जनाब मुझे उन्होंने कॉल पे नहीं बताया कि खतून को रिकवर कर लिया, पर जो उसकी लड़के की मैंने स्टेटमेंट सुनी है, तो वो आज जो थे एसपी ट्रांजिट थे रूमी साहब, उनकी मुझे जाजिब रूमी साहब की मुझे कॉल आई कि हमने 3 बजे तक रिकवर कर लिया था खतून को। बहुत शुक्रिया। खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, निशाहिद हैं। जब इन्होंने फ़ोन किया तो 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर पुलिस पहुंच गई। ये बात वाज़ेह हो गई है कि खातून की तरफ से 130 पर फ़ोन करने के बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि जब खातून पर हमला किया गया, उन्हें गाड़ी से बाहर निकाला गया, उस वक्त रास्ते से गुजरने वाले ये एनी शाहिद हैं, इन्होंने फ़ोन किया तो फिर 5 मिनट के अंदर अंदर पुलिस वक़ुआ पर पहुंची, यानी पुलिस बहुत नज़दीक थी। ये वाक़या टोल प्लाजा से 1 किलोमीटर की दूरी पर हुआ, तो खातून की तरफ से 2:01 पर कॉल करने के बाद फौरी तौर पर कुछ क्यों नहीं किया गया? जो मुतासरा खातून है उनका बयान भी इस सारे के सारे मामले से मिलता है जो कि एनी शाहिद बता रहे हैं, या फिर कल हमारे प्रोग्राम में आईजी मोटरवे ने बताया कि उनके फ़ोन के बाद कई मिनट तक पुलिस नहीं पहुंच सकी, काफ़ी वक्त तक पुलिस नहीं पहुंच सकी। इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी फरिया इदरीस की मुतासरा खातून से बात हुई है। मुतासरा खातून ने उन्हें क्या बताया है, क्या उन पर बीती, ये ज़रा सुनिए। वो अपनी फैमिली फ्रेंड्स की तरफ थी, और ये रूट वो बताती है कि क्योंकि लाहौर से गुजरावाला में जहाँ पर वो मौजूद थी उस वक्त वो 30-40 मिनट्स में पहुँच जाती होती हैं यूजुअली। सो जहन में यही बात थी। हालांकि फैमिली ने उनको ये गाइडलाइंस दी कि आप फजर के बाद चले जाओ, अभी इस वक्त ना जाओ, देर हो गई है, जो कि हमारा रिवायती तरीक़ाकार है। ऑब्वियसली हर कोई ये प्रिकॉशन लेता है, लेकिन उसने ये समझा कि मैं पहले भी यहाँ पे आती रहती हूँ, तो कभी ज़हन में ऐसी बात नहीं होती। मसला ये हुआ था पेट्रोल का, और वो भी जहाँ तक उनकी फैमिली और सबको उनको देख अंदाजा हो रहा है, शी इज़ एन एजुकेटेड पर्सन, उन्हें अच्छे तरीके से पता है कि पेट्रोल डालना है, बट एक बुरा वक्त है जो किसी पर किसी वक्त भी आ सकता है। तो शी सेज कि वो बिल्कुल शॉक हो गई जब उन्होंने देखा कि पेट्रोल नहीं था, और फौरन उन्होंने ये समझा कि पहले ख्याल आया कि उस फैमिली को कॉल कर दें जहाँ वो गई हुई थी डिनर पर, मगर फिर उन्होंने सोचा कि उनकी वालिद की तबीयत खराब हो जाती है, वो हार्ट पेशेंट है, उनको ना तंग करूं, पहले मैं वहां से देर से उठी हूँ। सो आउट ऑफ गुडनेस ऑफ हर हार्ट उन्होंने उन्होंने कहा मोटरवे पुलिस तो पेट्रोल कर रही होती है, वो आ जाएंगे फौरन, आपका हमारा भी तजर्बा यही है कि ऐसे ही होता है। और उसने उनको बताया कि मैं अकेली हूँ, मेरे साथ बच्चे हैं, और मैंने अपनी गाड़ी लॉक कर ली है, ये और लोकेशन भी दी। सो मेरे लिए कंसर्न, यकीनन एज ए जर्नलिस्ट मैं ये सवाल उठाना चाहती हूँ कि ये जब उसने अपनी डिटेल्स दी हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं है, इट्स अ पॉसिबिलिटी कि उनकी जो डिटेल्स हैं वो कहीं से लीक हुई हैं वहाँ पर? फिर उस कॉल के जवाब में कोई नहीं आया। वो जो बताती हैं कि जो पहली हेल्प आई है वो डॉल्फिन फोर्स की है। ऑब्वियसली जब वो खातून मिली तो वो इस कदर डरी हुई थी कि वो पुलिस फोर्स से भी बात नहीं करना चाहती थी। वो लगा कि उसको मारने के लिए आए हैं, और मुझे ये बात कही है कि मैं कोई बात कहीं नहीं करूँगी, आप मुझे मारिए मत। सो ट्रॉमेटाइज, अब मैं क्या बताऊँ, ये तकलीफ दे बात है। और जो बड़ी अहम बात है, उनको पता था कि ये अकेली है। कैसे उनको आते ही उन्होंने शीशे तोड़े हैं, पहले खोलने की कोशिश की गाड़ी को, आते ही उस पर अटैक किया, उसके बच्चों को ज़ुकोप किया, उसको क्या, वो एक माँ थी, वो जो भागी है उनके पीछे, एक माँ भागी है अपने बच्चों को बचाने के लिए। और वहां पर भी रास्ते में
अपने बच्चों का दिल बहलाती रही है, कलमा पढ़ती रही है। इसने 2 कॉल्स की हैं पुलिस को। पहली कॉल जब की है वो उन्होंने फिर उनको एक और लोकल नंबर दिया है जिसके ऊपर उन्होंने कॉल कर दी है, वहाँ पे बताया है। उसके बाद उसने इंतज़ार किया है। वो ये कहती है कि मैंने तकरीबन उनके मुताबिक 1.5-2 घंटे वो कह रही है, लेकिन बिकॉज शी इज ट्रॉमेटाइज्ड तो जितना भी वक्त था उसको एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते, लेकिन घंटा तो वो कहती है मैं काफ़ी देर तक बैठी रही हूँ वहाँ पर, इंतज़ार करती रही हूँ। और उसी दौरानिए में शायद उन्होंने फिर की हो अपने किसी और रिश्तेदार को कॉल। अब सवाल ये उठता है कि खातून की पहली कॉल पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया और कैसे, जैसा कि फरियाद रीस इशारा कर रही हैं कि जो लोग आए उन्हें पता था खातून अकेली हैं, इस सब के दरमियान क्या हुआ। हमारे प्रोग्राम में आईजी मोटरवे कलीम इमाम ने खुद ये तस्लीम किया कि उन्हें 2:01 पर खातून की कॉल मौसूल हो गई थी, जिस पर फौरी तौर पर FWO से राब्ता कराया गया और फिर वहाँ से एक और नंबर दिया गया जिससे खातून ने राब्ता किया। सब 6 माह खुले हुए हो गए। अब एक अफसोसनाक वाकया हो गया तो अब पुल अप करेंगे। ये होना नहीं चाहिए था कि वो 130 पर जब खातून ने कॉल की तो अगर आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं थी तो उन्हें 15 पर फौरी तौर पर डाइवर्ट किया जाता और फौरी तौर पर वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती। ये पहले पुल अप नहीं होना चाहिए था। इतना बदकिस्मत वाकया हो गया। जी शादिद, ये ऐसा हुआ है कि 2:01 पे कोई कॉल आई है हमारे 130 पे और खातून ने ये बताया कि वो यहाँ हैं और फिर उनकी लोकेशन मालूम की गई, ये जो लिंक रोड है और साथ में काला शाह काकू और ये लाहौर सियालकोट वाली। जब उन्होंने लोकेशन बताई तो उन्होंने ऑफिसर ने वहाँ बताया कि जो आप बता रही हैं ये हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है, लेकिन साथ ही उन्होंने फौरन FWO से रब्ता किया 0309 पे। FWO को भी बड़ा प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स था। खातून की उसी वक्त लाइव रिकॉर्डिंग में ही उस खातून की बात कराई गई FWO के ऑफिशियल से, जो मेंटेनेंस का वहाँ जिनकी रोल है। उन्होंने भी इमीडिएटली उनको एक नंबर दिया जिस पे खातून ने आगे राब्ता किया। ये 2:01 पे हुआ है, यानी हमारे पास कॉल आई है, हमने उस पर लैक्सिटी कोई नहीं शो की। हमने आपने जिस तरह कहा हमने फौरन जो कंसर्न फॉरम था उसको बताया और उन्होंने भी एक्शन लिया। यानी आईजी कलीम इमाम ने खुद कहा कि खातून ने 2:01 पर कॉल की, जिसके बाद उन्हें FWO से कनेक्ट किया गया, एक नंबर दिया गया जिस पर खातून ने राब्ता किया। खातून खुद भी यही बता रही हैं, यानी 2:01 पर खातून मुतल्लिका हुकाम से राब्ता कर चुकी थी मगर कोई नहीं आया। 48 मिनट गुजर जाने के बावजूद पुलिस का कोई एहलकार जाए वक़्वा पर नहीं पहुंच सका, क्योंकि खुद डॉल्फिन फोर्स के एहलकार के मुताबिक उन्हें 2:49 पर कॉल आई और 2:53 पर वो जगह पर पहुंचे। अब 2:49 पर जो कॉल उन्हें मौसूल हुई वो उस आई विटनेस की थी, वो उस गवाह की थी जिनसे हम अभी बात कर रहे थे। यानी खातून की कॉल पर डॉल्फिन फोर्स को नहीं कहा गया कि वो वहाँ पर पहुँचे, जो कि 4 से 5 मिनट दूर थी, बल्कि जो वहाँ से शहरी गुजर रहा था उसकी कॉल पर डॉल्फिन फोर्स वहाँ पर पहुँची है। सुनिए डॉल्फिन फोर्स के नुमाइंदे की ज़बानी। रूटीन की पेट्रोलिंग कर रहे थे तो हमें एक कॉल 15 पे एक कॉल मसूल हुई कि इधर मोटरवे पे डकैती की वारदात का वाक़या पेश आ रहा है। हमें कॉल तकरीबन 2:49 पे मसूल हुई और 2:53 पे हमारा उधर मौके पे पहुंच गए थे। एनी शाहिद जिन्होंने 15 पर कॉल की, उनका कहना है कि उन्होंने कॉल 2:47 पर की। डॉल्फिन पुलिस भी कह रही है कि उन्हें तकरीबन 2:49 पर कॉल आई, 2:53 पर वो जाए वक़ुआ पर पहुंच गए। एनी शाहिद भी बता रहे हैं कि उन्हें पुलिस ने बताया कि वो 4 से 5 मिनट के अंदर 2:52-2:53 पर पहुंच गए थे। तो 2:47 पर एनी शाहिद ने खातून के साथ मोटरवे की सड़क पर जोर आजमाई होते देखी। 5 मिनट में पुलिस पहुँच गई, तो इसका मतलब है, वाज़ेह है कि पुलिस 5 मिनट की दूरी पर थी, करीब थी। अगर इंतज़ामिया खातून की कॉल पर एक्शन ले लेती तो ये वाक़या पेश ही ना आता, मगर CCPO लाहौर ने तो खातून की तरफ से इस कॉल से ही इनकार कर दिया। खातून की वैसे विक्टिम ब्लेमिंग वो कर रहे हैं, मगर साथ ही उन्होंने यही इनकार कर दिया कि खातून ने कॉल की थी। इन्होंने बजाय 15 पे उसी वक्त कॉल करने के इन्होंने अपने भाई को, कजन को बताया, ज़ाहिर उन्हें बताना चाहिए था। उसने आगे 130 पे कॉल की मोटरवे के ऊपर, तो मोटरवे से ये कहा कि जी मेरी बहन की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया तो अपनी मोबाइल वर्कशॉप भेजो। खैर तहकीक के CCPO ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हालांकि खुद IG बता रहे हैं कि 130 पर खातून ने फौरी तौर पर कॉल की। खुद खातून का वर्जन भी यही है। यानी यह वाक़या मिस गवर्नेंस, नाअहली और विक्टिम ब्लेमिंग की वाज़े मिसाल है। लेकिन जिस जगह पर यह वाक़या हुआ, कि क्या ये वो वाहिद वाक़या था जिस मकाम पर यह वाक़या पेश आया, कि इससे मुताल्लिक इंतज़ामिया के पास पहले से शिकायत मौजूद थी या नहीं? अगर मौजूद थी तो वक्त पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? इस हवाले से हक़ाइक़ का जायज़ा लेते हैं।
लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खातून से ज्यादती का वाकया 9 सितंबर को पेश आया और ये मोटरवे इस वाकये से 6 महीने पहले यानी मार्च 2020 को फंक्शनल हो गया। मगर जून 2020 को ही इस मोटरवे की सिक्योरिटी से मुतालिक खुद इंतजामिया ने खदशात का इजहार किया और ठोस इकदाम उठाने का मुतालबा किया, मगर उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो सका। रोजनामा डॉन में 14 जुलाई 2020 को शाया होने वाली खबर के मुताबिक लाहौर सियालकोट मोटरवे मुसाफिरों के लिए एक खतरनाक जोन बन गया है। यहाँ रोड एक्सीडेंट्स का मसला है और कानून नाफिज करने वाले इदारों की अदम मौजूदगी में इस रूट पर जराइम के वाकयात मामूल की बात बन गए हैं। खबर के मुताबिक गुजरावाला के रीजनल पुलिस ऑफिसर रियाज नजीर ने तजवीज़ दी है कि इस मोटरवे पर खराब सिक्योरिटी और रोड सेफ्टी को बेहतर बनाने के लिए उस वक्त तक पंजाब हाईवे पुलिस की तैनाती को यकीनी बनाया जाए जब तक बाकायदा मोटरवे पुलिस यहां पर फंक्शनल नहीं हो जाती, फंक्शन करना शुरू नहीं कर देती। खबर के मुताबिक रियाज नजीर ने पंजाब के आईजी को भी खत लिखा और इस बात पर जोर दिया कि जल्द अज जल्द मोटरवे पुलिस की तैनाती को यकीनी बनाया जाए। यानी जबकि पंजाब के पुलिस चीफ ने फिर नेशनल हाईवे और मोटरवे के आईजी को दरख्वास्त की कि वो लाहौर सियालकोट मोटरवे पर पेट्रोलिंग के इन तमाम मैकेनिज्म को लागू करें जो दीगर मोटरवेज पर लागू हैं ताकि बिगड़ते हुए सिक्योरिटी मामलों पर काबू पाया जाए। खबर के मुताबिक गुजरावाला के पुलिस अफसर ने जून को ही अपने आरपीओ को मोटरवे पर बढ़ते हुए संगीन इल्जामात के हवाले से आगाही फराहम कर दी थी। सिर्फ यही नहीं, खबर के मुताबिक सियालकोट और पुलिस और गुजरात के ताजिरों तक ने सीनियर पुलिस अफसरान को, डिविजनल इंतजामिया को रोड की अदम सेफ्टी और मोटरवे पर पुलिस की अदम पेट्रोलिंग से मुतालिक आगाह कर दिया था। खबर के मुताबिक गुजरावाला के एसपी ने मोटरवे पर सिक्योरिटी की निशानदेही की, सिक्योरिटी लैप्सेस की निशानदेही की क्योंकि कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से वहां पेट्रोलिंग का कोई निजाम नहीं था। खबर के मुताबिक इस मोटरवे पर ऐसे कई वाकयात हुए हैं जहां डाकुओं ने कंस्ट्रक्शन कंपनी के बैरियर्स को इस्तेमाल करके वारदात की। इस खबर से वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि जून से ही इस मोटरवे पर सिक्योरिटी की सूरत हाल खराब थी। एक्सीडेंट के भी वाकयात हो रहे थे, मुजरिमाना सरगर्मियां भी हो रही थी जिस पर खुद पुलिस आला इंतजामिया को आगाह कर रही थी। आरपीओ गुजरावाला ने आईजी पंजाब को पुलिस की तैनाती के लिए खत लिखा। आईजी ने मोटरवे के आईजी को तमाम पेट्रोलिंग मैकेनिज्म लागू करने के लिए खत लिखा। मगर 3 महीने गुजरने के बावजूद इस मोटरवे पर पुलिस की तैनाती नहीं हो सकी, जिसके बाद खातून के साथ ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। जब कल हमने मोटरवे के आईजी से पुलिस के तैनाती का सवाल किया तो उनका क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। अभी तक हमारी पोजीशन में नहीं है, ना हमारी ये जुरिस्डिक्शन है और लिहाजा ये पंजाब पुलिस की जुरिस्डिक्शन है और ये वाकया भी वहीं हुआ है लिंक रोड से कनेक्ट करते हुए इस रोड के साथ। तो जैसे ही हमारे पास रिसोर्सेस आएंगे जो हमने लिखा हुआ है गवर्नमेंट को, वो तो हम यहाँ डिप्लॉय हो जाएंगे, हमारी जिम्मेदारी फिर शुरू हो जाएंगी। साहब ये खुला 6 महीने पहले है, बंद तो बहुत पहले से रहा था, 2 साल इस हुकूमत को आए हुए हो गए हैं, तो उन्हें नजर आ रहा था कि ये मुकम्मल हो जाएगा और फिर खुल जाएगा। तो ये मोटरवे पुलिस की हायरिंग नहीं की गई, पुलिस साथ में तैयार नहीं की गई, आप लोगों ने लिखा, कोई जवाब आया आपको, क्या हुआ मामला? जी इसका प्रोसेस चल रहा है, फाइनेंस में कैलकुलेशंस की गई है सारी, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स जिसमें लोगों को, पर्सनल को भर्ती करना है और लॉजिस्टिक्स जिसमें इक्विपमेंट्स और सारी टेक्नोलॉजी हमने लानी है उधर, वो केस फाइनेंस किया हुआ है। कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ने भी उसको रेकमेंड किया हुआ है और हम होपफुल हैं कि हमें जल्द उसकी मंजूरी आ जाएगी ताकि हम डिप्लॉयमेंट करें। वैसे यानी मोटरवे साथ साथ बन रहा था, इसे इफ्तिताह हो जाना था, हुकूमत ने ना हायरिंग की, ना इक्विपमेंट हायर किया, ना स्टाफ, कुछ भी टेक्नोलॉजी कुछ नहीं हायर किया ताकि मोटरवे पुलिस भी इस मोटरवे पे होती जब इसको खोला जा रहा था मार्च में। जी मैं इधर मार्च में पोस्ट होके आया हूँ और मार्च के ही ये तीसरे या चौथे हफ्ते में गालिबन जिसका इफ्तिताह हो गया था। हमारे पहले भी आईजी साहबान ने इसको जरूर टेकअप किया होगा, हमने भी इसको टेकअप किया है और जैसे हमें रिसोर्सेज मिलेंगे वी विल बी एबल टू डिप्लॉय। लेकिन हमने आईजी पंजाब से बात की थी, हमने कहा इसका एक अल्टरनेट हम निकालेंगे कि पूल अप करें रिसोर्सेज अपनी तरफ से भी और हमारी तरफ से भी। उस पर खासा काम हो चुका है और हम उम्मीद करते हैं हम जल्द एक सॉफ्ट पुलिसिंग मार्च शुरू कर सकेंगे। एक मोटरवे जिसे फंक्शनल हुए 6 महीने हो चुके हैं, वहाँ पुलिस पेट्रोलिंग नाम की कोई चीज़ नहीं थी, मुसलसल जराइम के वाकयात रिपोर्ट हो रहे थे, खुद पुलिस कह रही थी कोई ठोस इकदाम नहीं किए गए। मगर इस बैड गवर्नेंस पर जब वाकया हुआ तो सीसीपीओ लाहौर ने पहली जिम्मेदारी खातून पर आयद की। उनके हवाले से फिर गलत बयानी भी की कि उन्होंने तो फ़ोन कॉल की ही नहीं थी, जो खुद मोटरवे के आईजी ने बताया कि 2:01 पर की थी। एक अलग से तनाज़ा खड़ा हो गया है कि जो शख्स इस केस की तहकीकात कर रहा है, इस तहकीकात को लीड कर रहा है, उसकी मुतासरा खातून से मुतालिक क्या राय है कि वो घर से ना निकलती, बच्चों को लेकर ना निकलती, पेट्रोल चेक कर लेती, साथ में गलत बयानी की कि उन्होंने कॉल ही नहीं की थी। सीसीपीओ के माजी के हवाले से अहम हक़ाइक़ सामने आए हैं। एक आईबी रिपोर्ट का जिक्र हुआ था, आज हम आपके सामने उसके मंदरजात रखेंगे जिसकी बुनियाद पर वज़ीर आज़म ने उन्हें तरक्की नहीं दी थी, मगर फिर भी सीसीपीओ लाहौर लगाया। क्या उस रिपोर्ट पर लिखा है आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद।
मुतासरा खातून की तरफ से की जाने वाली कॉल के हवाले से अब FWO का भी बयान सामने आ गया है। ये बात वाज़ेह हो कि कल जो IG मोटरवे हैं उन्होंने हमारे प्रोग्राम में बताया कि हमें कॉल आई थी, हमारी जुरिसडिक्शन नहीं है, मगर उसके बावजूद हमने खातून का फौरी तौर पर FWO से रब्ता करवाया। उसके बाद सवाल उठता रहा कि बीच के 48 मिनट क्या हुआ, जब तक कि एक आई विटनेस ने कॉल नहीं की खातून के साथ ज्यादती होता देखकर। उसके बाद डॉल्फिन फोर्स 4 से 5 मिनट में आई। अब FWO का जवाब सामने आया है। उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि खातून ने कॉल की थी, खातून की तरफ से कॉल की गई और FWO को जब कॉल आई तो उनकी गाड़ी वो खातून जहां पर मौजूद थी वहां से 30 किलोमीटर दूर थी और उन्हें यह बताया गया कि खातून की गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है। 30 किलोमीटर दूर होने के बावजूद उनकी गाड़ी वहां से पेट्रोल लेकर निकली, मगर जब वो जाए वकूआ पर पहुंचे तो ये सारा का सारा वाकया हो चुका था। यानी FWO भी इस बात को कंफर्म कर रहा है कि खातून की तरफ से कॉल की गई थी। कल IG मोटरवे ने बताया कि उनकी जो कॉल आई वो FWO को ट्रांसफर कर दी गई थी। FWO कंफर्म कर रहा है कि उनकी गाड़ी 30 किलोमीटर दूर थी और वो ये पेट्रोल लेकर निकले, मगर जब तक पहुंचे तो ये वाकया हो चुका था। साथ में FWO का कहना है कि हमारा काम सड़कें बनाना है और साथ में जब हम टोल लेते हैं वो रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए लेते हैं, वो टोल हम सर्विसेज और सिक्योरिटी के लिए नहीं लेते। सर्विसेज और सिक्योरिटी दूसरे इदारों की जिम्मेदारी है। खातून की तरफ से कॉल की गई, ये FWO भी कंफर्म कर रहा है, ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि हमें पेट्रोल का कहा गया था और वो 30 किलोमीटर दूर हमारी गाड़ी लेकर निकली थी। यानी खातून ने कॉल की, पहले मोटरवे पुलिस को की, फिर FWO से भी उन्होंने बात की। 3 से 4 मिनट के फासले पर 15 मौजूद थी। इदारों की अगर कोऑर्डिनेशन होती तो उनकी मदद की जा सकती थी। FWO के ज़राए अब हमें ये बात बता रहे हैं और CCPO लाहौर की तरफ से कह दिया गया कि खातून ने कॉल की ही नहीं थी। हर तरफ से अब नजर आ रहा है कि 2:01 पर खातून रब्ता कर चुकी थी। CCPO लाहौर उमर शेख के मुतासरा खातून को ही कसूरवार देने के बयान ने नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है, मगर अभी उनकी तैनाती का तनाज़ा बरकरार है। अब तक जो तफसीलात सामने आ रही हैं वो तहरीक इंसाफ की तरफ से उन्हें CCPO लाहौर तैनात करने के फैसले पर सवाल उठा रही हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट में उमर शेख को माली और इखलाकी तौर पर करप्ट करार दिया था और ये रिपोर्ट हुकूमत के इल्म में थी और इस रिपोर्ट पर सिलेक्शन बोर्ड ने उन्हें तरक्की ना देने की सिफारिश की थी। इसके बावजूद हुकूमत ने उन्हें लाहौर जैसे अहम शहर की पुलिस की सरबराही दे दी। आज द न्यूज़ में एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर शाया हुई है, जिसके मुताबिक लाहौर के CCPO उमर शेख ने जुमेरात को अंसार अब्बासी को IB की रिपोर्ट भेजी। वो रिपोर्ट जिसमें उन्हें इखलाकी और माली तौर पर करप्ट बताया गया है। रिपोर्ट के साथ CCPO ने वॉइस नोट भी भेजा और कहा कि इसे अखबार में शाया कराया जाए। उमर शेख का यह जवाब उस वक्त आया था जब अंसार अब्बासी ने उमर शेख को कहा कि IB की रिपोर्ट उस वक्त तक नहीं शाया करेंगे जब तक आप अपना मुकम्मल मौक़िफ़ नहीं पेश करेंगे। और जब CCPO ने यह IB रिपोर्ट अपने एक ऑडियो नोट के साथ शेयर कर दी तो अंसार अब्बासी ने उनसे पूछा कि आपका मौक़िफ़ इस ऑडियो नोट में मौजूद है तो मेरे लिए ये ठीक है। उमर शेख ने जवाब दिया, जी यही मेरा मौक़िफ़ है, अगर आपके पास कोई और सवाल है तो पूछ लें। एक बार फिर उनसे पूछा गया कि तो क्या मैं IB रिपोर्ट आपके इसी मौक़िफ़ के साथ शाया कर दूं? तो उमर शेख ने जवाब दिया, जी प्लीज़। खबर के मुताबिक द न्यूज़ के पास ये IB रिपोर्ट पहले से थी, लेकिन इदारे ने इसका मवाद CCPO के मौक़िफ़ के बगैर शाया ना करने का फैसला किया था, क्योंकि ऐसा करना उमर शेख के लिए नुकसानदेह होता। IB की रिपोर्ट में उमर शेख की साख के हवाले से लिखा है कि वो माली और इखलाकी तौर पर एक करप्ट शख्स हैं। उनकी उमूमी शोहरत भी करप्ट बयान की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अवाम के साथ उनका रवैया ठीक है, लेकिन अपने साथियों के साथ रवैया गैर मुहज़्ज़बाना है। रिपोर्ट के मनफी मुशाहिदात के खाने में लिखा है कि रिश्वत या फ़ायदा उठाने के लिए उमर शेख अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद IB रिपोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ये अफसर 14 सितंबर 2006 से 20 अगस्त 2007 तक DPO सरगोदा थे। वो माली फ़वाइद के लिए करप्शन में मुलविस रहे। वो DSP सिटी का सहारा लेते और रिश्वत लेने के बाद SHOs को अपनी सिफारिश पर मुकर्रर कराते थे। रिपोर्ट में कुछ SHOs का नाम भी लिया गया है। इल्ज़ाम है कि SHOs ने उमर शेख को 1 लाख रुपए माहाना DSP के जरिए पहुँचाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि अफसर की साख ये है, उमर शेख की साख ये है कि वो माली और इखलाकी लिहाज से करप्ट हैं। अपने फ़राइज़ मनसबी अंजाम देने और मसाइल के हल में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं और वो ज़्यादा वक्त जुआ खेलने में सर्फ करते हैं। और रिपोर्ट के आखिर में लिखा है कि उमर शेख फिलवक्त RPO DG खान है। खबर के मुताबिक CCPO लाहौर ने द न्यूज़ के भेजे गए अपने वॉइस नोट में दिए गए मौक़िफ़ में कहा कि सबसे पहले तो इस रिपोर्ट में उनके वालिद का नाम नहीं लिखा गया।
जिसका जिसका मतलब यह है कि आईबी को उनके वालिद का नाम तक मालूम नहीं है। उमर शेख ने दनीश को बताया कि दूसरी बात, रिपोर्ट में मेरे बेटों का हवाला भी गलत लिखा गया। इसके अलावा शेख ने दावा किया कि यह रिपोर्ट आईबी ने 2006 में तैयार की थी, जिसे सिलेक्शन बोर्ड में 2013 में पेश किया गया, जब उन्हें 19 से 20 ग्रेड में तरक्की के लिए गौर किया जा रहा था। मगर इस रिपोर्ट के बावजूद मुझे बोर्ड ने तरक्की दी और डीआईजी लगाने की सिफारिश की। उमर शेख ने दावा किया कि मुझे तरक्की देकर डीआईजी बनाया गया, क्योंकि उस वक्त के सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन ने आईबी रिपोर्ट को कचरा करार देकर मुस्तरद कर दिया था और कहा था कि उमर शेख ने मेरे मातहत 2 अजला में काम किया है और वो मुझे जानते हैं। खबर के मुताबिक यहाँ ये बात गौर तलब है कि उमर शेख कह रहे हैं कि आईबी की रिपोर्ट 2006 में तैयार की गई थी, लेकिन इस रिपोर्ट में ना सिर्फ उमर शेख के डीबीओ सरगोदा तैनाती का जिक्र किया गया है, बल्कि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि उमर शेख फिल वक्त आरपीओ तैनात हैं और ये वो ओहदा है जो उन्हें 2018 और 2019 में मिला था। ये थी आईबी की रिपोर्ट और इस पर सीसीपीओ का रद्द-ए-अमल। ये रिपोर्ट उस वक्त तैयार की गई जब सिलेक्शन बोर्ड उमर शेख की 21वें ग्रेड में तरक्की का मामला देख रहा था और फिर बोर्ड ने भी अपनी रिपोर्ट में उमर शेख को तरक्की ना देने की सिफारिश की। फिर खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस सिफारिश को मंजूर किया और उमर शेख को तरक्की ना देने का फैसला किया। मगर फिर वफाकी हुकूमत के एक मुशीर की सिफारिश पर वज़ीर आला पंजाब ने उन्हें सीसीपीओ लाहौर तैनात कर दिया। ये बेनसार अब्बासी की एक रिपोर्ट में आया और तैनाती के बाद उमर शेख ने आईजी के खिलाफ मीटिंग में बातें की, जिसके बाद आईजी शुएब दस्तगीर नाराज़ हुए और उन्होंने इंक्वायरी का मुतालबा किया, मगर हुकूमत ने आईजी शुएब दस्तगीर को ही ओहदे से हटा दिया। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट को भी अहमियत नहीं दी और फिर एक दिन के बाद जिस खातून के साथ ज्यादती हुई उस खातून के खिलाफ बार बार बातें की, मगर फिर भी हुकूमत ने उन्हें ओहदे से हटाने से इनकार कर दिया और कहा कि ये गैर ज़रूरी तनाज़ा है। उमर शेख ने बात करके कोई कानून नहीं तोड़ा तो उन्हें क्यों हटाया जाए। आईबी की रिपोर्ट थी जिस पर उन्हें 20 से 21 ग्रेड पर इस खुद हुकूमत ने तरक्की नहीं दी। फिर सीसीपीओ लाहौर लगाया। आज जब इस हवाले से शहजाद अकबर साहब से सवाल हुआ इस रिपोर्ट के हवाले से, देखें उन्होंने क्या जवाब दिया। आईबी की रिपोर्ट को सिर्फ आईबी ओन कर सकती है, ना उसको उमर शेख एक्सेप्ट और डिनाई कर सकता है, ना शहजाद इकबाल कर सकता है, ना शहजाद अकबर कर सकता है। हम इस बात के ऊपर जितनी भी बहस कर लें इसका नतीजा यही निकलेगा कि अगर इस किस्म की कोई आईबी की रिपोर्ट है तो वो आईबी को ओन करनी होगी और वो उस अप्रोप्रिएट फोरम में जो जिस जगह पे ये फैसले होते हैं वहाँ रखनी जाएगी। और जो इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट्स होती हैं विज़ावी किसी की प्रमोशन से मुतल्लिक, उसके ऊपर एक बड़ा मुफस्सल केस लॉ मौजूद है। अगर आप कहेंगे तो हम वो पूरा केस लॉ निकाल के ले आएंगे, आपके सामने रख देंगे। उसमें बहुत सारी आरा होती हैं, तो ऐसी ये बात हरगिज़ नहीं है। मगर उस्मान बुज़दार के लिए वज़ीर आज़म आईबी की रिपोर्ट्स पर कितना यकीन रखते हैं, देखिए। ये 2 साल हो गए हैं उस्मान के ऊपर, कोई कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। आईबी से मैं एक एक चीज़ को चेक करवाता हूँ, एक एक जो इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा मैं चेक करता हूँ। ये जो इल्ज़ाम लगा इसके ऊपर शराब के लाइसेंस का, ये इतना मजाक है, मुझे तो समझ नहीं आया कि नैब ने ये। अब अगर इसमें से कुछ भी निकला है मैं मान जाऊँ, ये कोई चीज़ है कि जनाब आप वो एक्साइज का काम है वो देना, वो यानी उसके ऊपर उसको नैब पे बुला लिया। मेरे ख्याल में मैं बड़ा इस पर करता हूँ कि चीफ मिनिस्टर के एक बड़े सूबे के चीफ मिनिस्टर को आपने ऐसे बुला लिया और शक पैदा कर दिया। अगर कोई केस तकड़ा है तो सबसे पहले तो मैं उसको कहूंगा उस्मान आप छोड़ें। थोड़ा मैं ब्रेक शामिल करते हैं। सीसीपीओ लाहौर बार बार इस ज़हनियत का इजहार कर रहे हैं कि मर्द साथ होता तो शायद ये वाक़या पेश ना आता, रात को देर से ना निकलती तो शायद ये वाक़या पेश ना आता। लेकिन सीसीपीओ शायद इन वाक़यात को भूल चुके हैं जिनमें ज़्यादती मर्दों के साथ भी हुई है। एचआरसीपी के दादोशुमार के मुताबिक रवां साल 6 माह के दौरान जनवरी से जून 2020 तक ज्यादती के 424 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें ज्यादती का निशाना बनने वालों में 160 मर्द थे, 264 खवातीन थीं। अब खवातीन के साथ तो मर्दों को होना चाहिए, मगर मर्दों के साथ किसे होना चाहिए जिससे इस तरह के वाक़यात की रोकथाम हो सके। मामला मर्द या औरत के साथ होने या ना होने का नहीं है, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने का है, थाना कल्चर को ठीक करने का है, सिक्योरिटी इंतजाम को ठीक करने का है, प्रोसिक्यूशन को ठीक करने का है। अब सीसीपीओ के ओहदे पर बैठकर आप मुतासरा लोगों को ये पैगाम देंगे कि सबसे पहला सवाल मुतासरा शख्स से होगा, तो फिर ना सिर्फ मुजरिमान की हौसला अफजाई होगी बल्कि मुतासरा लोग रिपोर्ट करने से भी कतराएंगे। ये वाक़या सिर्फ लाहौर मोटरवे तक महदूद नहीं है, ऐसे कई वाक़यात इस मुल्क में सामने आए हैं जिनका ताल्लुक लिबास से नहीं है, महरम के होने या ना होने से नहीं है, रात या दिन में निकलने से नहीं है, इंसान या जानवर तक भी ये मामला महदूद नहीं है। ये एक ऐसी जहनियत है जिसके सामने जिंदा या मुर्दा होना भी कोई मायने नहीं रखता। ये एक ऐसी बीमारी
गुज़िश्ता हफ्ते कराची के इलाके PIB कॉलोनी में 5 साल एक बच्ची अपने घर से बिस्किट लेने के लिए निकली और फिर वापस नहीं आई और फिर 2 दिन बाद उसकी तशद्दुद लाश एक बोरी में बंद मिली। FIR में रेप और कत्ल की दफात शामिल की गई तो सवाल ये उठता है कि एक बिस्किट ले जाने वाली बच्ची पर क्या जिम्मेदारी डाली जाएगी। रवां साल ओकाड़ा में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जो कब्रिस्तान में 3 साल से मुख्तलिफ खवातीन की लाशों को ज्यादती का निशाना बना रहा था और एक दिन ये शख्स रंगे हाथों पकड़ा गया तो क्या कब्रिस्तान में मौजूद लाशों पर भी जिम्मेदारी आयद की जाएगी। गुज़िश्ता साल 15 मई को इस्लामाबाद के रिहायशी ने पुलिस में शिकायत दर्ज की कि उसकी 10 साल की बेटी जिसका नाम फरिश्ता है वो घर से खेलने के लिए निकली लेकिन वापस नहीं आई। 15 मई को वाक़या पेश आया। पुलिस ने 19 मई को FIR दर्ज की, वो भी बच्ची के ख़ानदान के एहतजाज के बाद। फिर FIR दर्ज करने के अगले दिन जंगल से बच्ची की लाश मिली। फरिश्ता को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाकर कत्ल करके जंगल में फेंक दिया गया था। बच्ची का जिस्म गल चुका था। क्या इस वाक़े की जिम्मेदारी भी खेलने के लिए घर से बाहर निकलने वाली बच्ची पर आयद की जाएगी। मामला यहाँ तक महदूद नहीं है। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से काम करने वाली फलाही इदारे साहिल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल की इब्तिदाई 6 माह के दौरान बच्चों के खिलाफ जिनसी ज़्यादती के केसेस में 14% इजाफा देखने में आया है, जबकि पिछले साल जनवरी से जून के दौरान 1304 बच्चों से जिनसी ज़्यादती के वाक़यात रिपोर्ट हुए थे। इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवां साल 6 माह के दौरान बच्चों के साथ ज़्यादती के केसेस में 785 बच्चियों और 704 लड़कों को ज़्यादती का निशाना बनाया गया। तो ज़्यादती का निशाना बनने वाले लड़कों पर भी जिम्मेदारी आयद की जाएगी। क्या उन पर उनके लिबास पर एतराज़ उठाया जाएगा, उनसे रात में निकले थे, दिन में निकले थे, महरम के साथ निकले थे, नहीं निकले थे, उनसे भी सवाल पूछा जाएगा। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।